बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम 5 ऐसे जो हमने अबव मेंशन किए हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनकी आउटलाइन डिस्कस करेंगे और आउटलाइन में वो पॉइंट्स जो ज़रा महसूस करेंगे कि डिफ़िकल्ट हैं उनको भी साथ-साथ डिस्कस करते जाएँगे। तो सबसे पहले जो हमारा ऐसे है वो है हमारे पास टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो टैक्सेस का निज़ाम है ये बड़ा ऐसे जो है इम्पोर्टेंट ऐसे है। अगर इसकी बात करें बीए के एग्ज़ाम के लिए और एलएलबी के जो पार्ट 1 और 2 में इंग्लिश होती है, उसमें जो ये ऐसे हैं, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो टैक्सेस का निज़ाम है, वो किस तरह से है, किस तरह रन आउट कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसका तारुफ़ करवाएँगे आउटलाइन में। सबसे पहले हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, इसका तारुफ़ होगा कि टैक्स है क्या बेसिकली। फिर आगे हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान में कितनी हैं। एक डायरेक्ट टैक्स है और दूसरी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसकी पहले हम तारीफ़ देखते हैं। जी, तो टैक्स बेसिकली क्या है? द सम ऑफ मनी डिमांड बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स सपोर्ट और फॉर स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ और सर्विसेज। वो जो प्रॉपर्टी डिमांड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसे रन आउट करने के लिए, और जो शहरी हैं स्टेट में रह रहे होते, उन्हें फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, विच इज़ लिव्ड अपॉन द इनकम प्रॉपर्टी एंड सेल्स ईटीसी। ये जो इनकम होती है प्रॉपर्टी और जो सेल्स होती है उस पर ये आयद होती है। तो इसकी आगे टू काइंड्स हैं। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बेसिकली द टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड मेन पे। जो इनकम होती है और मेन पे होती है उससे ये कट हो जाता है, डायरेक्टली ये रिसीव कर लेती गवर्नमेंट। जिस तरह एक जॉब होल्डर है, जब वो अपनी पे लेता है तो उसमें से ये टैक्स ऑलरेडी वो कट कर लिया जाता है, उससे रिसीव कर लिया जाता है। तो ये है डायरेक्टली। जब वो पे लेता है, लेकर आगे कुछ चीज़ें खरीदता है, तो उन पर भी वो टैक्स पे कर रहा होता है। वो टैक्स जो वो पे कर रहा है एक जॉब होल्डर अपनी पे लेने के बाद खरीदारी के दौरान, वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम, इट इज डायरेक्टली पेड बाय अस। आगे इनडायरेक्ट टैक्स आता है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज लिव्ड अपॉन द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स चीज़ों पर, और जो सर्विसेज हम ले रहे होते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज, उन पर ये टैक्स होता है जो हम पे कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। इन मोस्ट ऑफ केसेस इम्पोज्ड अपॉन द कंज्यूमर। ये मोस्ट जो इसकी होती हैं सूरतें, उनमें ये क्या होता है, एक कंज्यूमर पर ही इम्पोज किया जाता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आगे टाइप्स। टाइप में हमने क्या कहा कि इसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनको हमने आगे मज़ीद डिवाइड किया और जाना कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। जो हमारे पास 4 पॉइंट पर जो आया वो है इनकम टैक्स। आमदनी पर जो टैक्स लागू होता है, आपकी इनकम पर जो टैक्स होता है, वो भी डायरेक्ट होता है। आगे फिर एक टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स। इनकी हम एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे, बल्कि साथ साथ करते जाते हैं। इनकम टैक्स को हम पहले देखते हैं। तो इनकम टैक्स क्या होता है? और टैक्स लिव्ड अपॉन इनकम ऑफ पीपल हु आर एंटाइटीज, जो इनकम पर लिव होता है। एंड इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल और एंटाइटीज रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और प्रॉफिट अर्न बाय देम। जो उनकी इनकम होती है या जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया होता है, उन पर ये लागू होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसकी भी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये भी एक फॉर्म है टैक्स की। आगे देखते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स इज अ टैक्स लिव्ड अपॉन कॉरपोरेशन। ये हमेशा जो कॉरपोरेशन होती हैं उन पर लिव्ड होता है, ना कि इंडिविजुअल पर। दैट इज बेस्ड ऑन इट्स असेस, जो इनके असासों पर, रेदर देन इट्स इनकम। ये कॉरपोरेशन का ये नहीं देखते कि इसकी इनकम कितनी है, बल्कि ये उसके असासे देखते हैं कि उसके पास असासे कितने हैं। तो उस बेस पर ये कैपिटल गेन टैक्स इम्पोज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो टैक्स, नेक्स्ट है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। उसकी टैक्स
तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मनी की बैंक के ज़रिए और किसी भी ऐसे अकाउंट के ज़रिए इजी पैसा जज का, तो वो आपकी एक डायरेक्टली तौर पर वो एक कटौती होती है। वो क्या है, बेसिकली वो आपसे टैक्स लिया जा रहा होता है। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स दैट इज़ इम्पोज्ड ऑन शेयर ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन है उस पर ये लागू होता है, वरना ये अगर कोई बंदा ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा तो उस पर नहीं होगा, अगर कोई कर रहा है तो उस पर ये डायरेक्टली इम्पोज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारे पास पेर्क्यूसाइड टैक्स। ये जो पेर्क्यूसाइड टैक्स है ये बेसिकली सैलरी पर इम्पोज होता है, ये भी डायरेक्ट लिया जाता है, ये डायरेक्ट जो सैलरी होती है उस पर इम्पोज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉरपोरेट टैक्स। इसकी भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कॉरपोरेट टैक्स जो है वो बेसिकली कॉरपोरेट टैक्स जो कॉरपोरेशन पर इम्पोज होता है। कॉर्पोरेट टैक्स इज आल्सो कॉल्ड कॉरपोरेशन टैक्स और कंपनी टैक्स। इट इज़ डायरेक्टली टैक्स इम्पोज्ड ऑन कॉरपोरेशन। ये भी जो कॉरपोरेशन होती हैं उन पर डायरेक्टली तौर पर इम्पोज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स जो हम इनडायरेक्टली तौर पर पे करते हैं, डायरेक्टली तौर पर नहीं पे करते। ये है हमारे पास सेल्स टैक्स आ जाता है इसमें। जब हम कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं तो हम पर लागू होता है। सर्विस टैक्स, कोई हम सर्विस ले रहे होते हैं उस पर होता है। कस्टम ड्यूटी बड़ा फेमस है, कस्टम ड्यूटी टैक्स होता है। एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता है। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स। ये जो हैं ये ऐसे टैक्स हैं जो हम इनडायरेक्टली तौर पर पे करते हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी टच करते हैं आगे। हाउ टैक्स आर बेनिफिशियल, ये हमारे पास 14वां पॉइंट आएगा और 15 पर हम इसको जो सारा मजमून डिस्कस किया है इसको कंक्लूजन करेंगे। आगे इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेल टैक्स आ जाता है इम्पोज्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स विच कलेक्ट सेलर ऑन द पॉइंट ऑफ परचेज बाय कंज्यूमर। ये जब हम कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो हमसे वो कलेक्ट कौन कर रहा होता है, बेसिकली सेलर, पे हम कर रहे होते हैं, खरीदार। आगे सर्विस टैक्स पेड बाय यूज एट द टाइम ऑफ सर्विस दैट वी रिसीव फ्रॉम एनी एंड पे टैक्स टू पर्सन फ्रॉम वी रिसीव सर्विस। जिससे हम सर्विस ले रहे होते हैं उससे टैक्स पे करते हैं। इट इज़ टैक्स इम्पोर्ट ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एट इंटरनेशनल लेवल। ये जो हमारा 11वां पॉइंट जिसे हमने कस्टम ड्यूटी टैक्स के तौर पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ये 12वां पॉइंट ये एक्साइज टैक्स के तौर पर हमने डिस्कस किया था। आगे बेनिफिशियल कैसे होता है, तो इसमें हम देखेंगे कि टैक्स बेसिकली स्टेट की वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड द पीपल विच लिव इन अ स्टेट बेनिफिशियल फॉर देम टू प्रोवाइड देम सर्विसेज। तो आगे हम दूसरा मजमून डिस्कस करेंगे, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डैम इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है उसमें डैम की क्या अहमियत है, ये भी बड़ा ऐसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तारुफ इसका करवाएंगे कि डैम होता क्या है। आगे मज़ीद इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में डैम्स कितने हैं। नेक्स्ट इसके पर्पसेस हम डिस्कस करेंगे कि इसका मकसद क्या होता है। ये हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका तारुफ करते हैं, नेक्स्ट आगे इसकी आउटलाइन मुकम्मल करें। ये इसका मैंने शॉर्ट सा ऊपर ही बयान किया है। द बैरियर कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड बैक वाटर एंड रेज लेवल फार्मिंग रिजर्वर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और एज वाटर। तो ये ऐसे बैरियर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो पानी की स्टॉक को बढ़ाने के लिए और जो और उससे जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्रिएट करने के लिए उसका लेवल बढ़ाकर कि पानी एक बड़े लेवल पर इकट्ठा करना, इकट्ठा करके फिर उसे इस मकासद के लिए, डिफरेंट मकासद के लिए यूज़ करना, बिजली पैदा करने के लिए या वाटर सप्लाई करना फार्मर्स को कि वो खेती बाड़ी के लिए इसे इस्तेमाल करें। तो आगे जो डैम्स हैं इन पाकिस्तान में वो बड़े फेमस जो हैं वो ये हैं, तरबेला, वारसक डैम, मेरानी, बादशाह डैम, नमल, हब, रावल डैम, गोमल और मंगला। ये दीज आर द फेमस डैम्स ऑफ द पाकिस्तान। आगे पर्पसेस, इसको मकासद किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इसके हमने नीचे पॉइंट डिस्कस किए हैं। फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के क्रिएट करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं पानी को जो
हम आजकल पाकिस्तान में बिजली यूज़ कर रहे हैं, वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हम पानी से पानी के ज़रिए हासिल करते हैं। और फॉर ड्रिंकिंग पानी को सेव किया जाता है और उसे ऐसे इलाके जहाँ पर पानी ड्रिंकिंग के लिए मुहैया नहीं होता, रेगिस्तान के इलाके, वहाँ पर वो प्रोवाइड किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। वाटर फॉर इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये जो खेती बाड़ी वाला डिपार्टमेंट है, महकमा ज़राअत, उनको प्रोवाइड किया जाता है पानी। फार्मर्स को, किसान को फ्री में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, डैम से पहले इकट्ठा करती है, फिर उन्हें प्रोवाइड करती है, जिससे जो हमारी खेती बाड़ी है वो उसकी पैदावार में इजाफा होता है। दैट इज़ आल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, विच इंक्रीज द जो उसके रेट है उसको इंक्रीज करती है और पैदावार को बढ़ाती है, टू कंट्रोल द फ्लड। इसके आगे जो इसका मकसद होता है वो होता है फ्लड को कंट्रोल करना। नागहानी सूरत में डैम में पानी सेव कर लिया जाता है। जब बारिशें बहुत ज़्यादा हों तो पानी सेव कर लिया जाता है, बजाय कि वो फ्लो करे और एक सैलाब की शक्ल इख्तियार करे, उससे सेव कर लिया जाता है। तो कंट्रोल द वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी को ज़ाया होने से बचाया जाता है। जिस तरह पानी बह जाए और बेसूद जाए, बेमकसद जाए, उसे सेव कर लिया जाता है और बाद में मकासद में इस्तेमाल किया जाता है। विच इज़ बेनिफिशियल प्लेस फॉर द डैम। नो नंबर ऑफ डैम इन अदर कंट्री, जो बाकी ममालिक हैं उनमें भी बेनिफिशियल एरिया का कौन सा होता है, जो ऐसा एरिया जहाँ पर चारों तरफ पहाड़ हों, ऐसे इलाका जो महफूज तरीन हो, जहाँ आबादी भी ना हो। ये ना हो कि आबादी में डैम नहीं बना सकते, अगर कोई नागहानी सूरत में कोई मसला बनता है तो वो तो सारा तबाह हो जाएगा एरिया। इसलिए बाकी जो वेलफेयर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, डैम्स बनाए हुए हैं और उन डैम को अपने पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, दैट आर बेनिफिशियल फॉर देम। और इसके एक और मकसद भी मैंने निकाला था, क्रिएशन, कि ये जो ये जो रिस्ट्रेशन है कि तफरीह के लिए, ताज़गी के लिए लोग जाकर उनकी सैर करते हैं और अपने आप को महसूस करते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। तो इसमें जो हमने मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया है उसे हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे 11 पॉइंट्स पर होगा। नेक्स्ट जो ऐसे हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सोशल इवल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो माशरती बीमारियाँ, सोशल इवल हैं, बुराइयाँ हैं, बीमारियाँ कह रहा हूँ, वो कौन-कौन सी हैं? सोशल इवल्स जो हैं, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, तारुफ़ करेंगे कि सोशल इवल्स होती क्या हैं। वो ऐसी बुराइयाँ, वो ऐसी हरकत, वो ऐसे अमल जो मुआशरे में अच्छे नहीं समझे जाते, जो मुआशरा जिन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखता, उन्हें हम इवल्स बोलते हैं, बुराइयाँ कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट हम देखेंगे पाकिस्तान मेजर कंट्री। पाकिस्तान एक मेजर कंट्री है और इसमें लैंड ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन। इसमें जो मुख्तलिफ ज़ातें और मुख्तलिफ मज़ाहब से तल्लक़ रखने वाले लोग रहते हैं। इसमें एक ना तो एक ज़ात के लोग हैं और ना ही एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। ऑल्दो मेजॉरिटी मुस्लिम के है, लेकिन बाकी जो मज़हब हैं वो भी इसमें मौजूद हैं, जैसे क्रिश्चियन, हिंदू, ऑलमोस्ट बाकी जो हैं मज़हब वो भी मौजूद हैं। तो इसमें सोशल इवल्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो माशरती बुराइयाँ हैं फ़ेमस, वो कौन-कौन सी हैं? तो सबसे पहले टेररिज्म, दहशतगर्दी। पाकिस्तान में बहुत काफ़ी हद तक पहले आम थी, लेकिन अब इस पर कंट्रोल है, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी मुल्क में है। कोई छोटी सतह पर है, कोई बड़ी सतह पर है, लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैं। तो दैट इज़ ग्रेटेस्ट इवल्स, जो बहुत बड़ी बुराई के तौर पर जानी जाती है मुआशरे में। आगे करप्शन, बदनुवानी, बदनुवानी भी है, वो भी पाकिस्तान में करप्शन, बदनवानी जो है वो भी है। आगे स्मगलिंग आ जाता है, स्मगलिंग भी है। और आगे डॉवरी, जहेज़, जो कि एक लानत के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हमारे मुआशरे में ये एक रवाज बन चुका है और ये लेना और देना जैसे फ़र्ज़ बन चुका है लोगों पर। लेकिन ये क्या है, ये भी एक बुराई है, सोशल लेवल्स है। ड्रिंकिंग, शराब नोशी, उसके बाद गैम्बलिंग, जुआ खेलना, रॉबरी, डकैती, थीफ, चोरी, आगे सम अदर सोशल जिवल, कुछ और भी बीमारियां हैं, सॉरी बुराइयां हैं जो हमारे माशरे में हैं। नेक्स्ट हम कंक्लूजन ऐड करेंगे जो हमने ऊपर अब तक डिस्कस किया है। तो ये हमारे पास 10 पॉइंट आए इस ऐसे के।
नेक्स्ट ऐसे है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम बेसिकली इंट्रोडक्शन हम इसका करवाएंगे कि वो क्राइम दैट इज़ डन ऑन सोशल मीडिया बाय द यूजिंग सोशल मीडिया, जो क्राइम किए जाते हैं विच इज़ एक्चुअली नॉट फिजिकली, विच इज़ डन ऑन सोशल मीडिया बाय यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो वो साइबर क्राइम के तौर पर जाने जाते हैं। वो क्राइम जो हम सोशल मीडिया के तहत सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए करते हैं, उन्हें साइबर क्राइम कहते हैं। व्हाट इज़ क्राइम? पहले क्राइम क्या होता है, नेक्स्ट हम ये भी एक पॉइंट उठाएँगे। तो एनी प्रोहिबिटेड एक्ट व्हिच इज़ पनिशेबल बाय द लॉ दैट इज़ नोन एज़ क्राइम। वो ऐसा एक्ट जिससे सोसाइटी और स्टेट मना करे और पनिशेबल हो लॉ में, कानून की निगाह में, उसे हम क्राइम कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम आउटलाइन में देंगे वो हमारे पास होगा टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की कौन कौन सी इकसाम है, किस तरह ये साइबर क्राइम क्राइम जो क्राइमर होते हैं डन करते हैं। तो सबसे पहले होती है हैकिंग। वो क्या करते हैं, मोबाइल को हैक कर लेते हैं और हैक करने के बाद वो हैक होता क्या, बेसिकली मेकिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर और अकाउंट ऑफ अदर इज कॉल्ड हैकिंग। तो वो क्या करते हैं, दूसरों के अकाउंट तक रसाई हासिल करते हैं और फिर उसे डिफरेंट मकासद के लिए उनका डाटा और उनकी जो चीज़ें होती हैं वो यूज़ करते हैं। वायरस डिसेमिनेशन, वायरस का फैलाव के अगले के अकाउंट में एक्सेस कर कर वायरस फैलाना, ये भी एक साइबर क्राइम में आता है। और उसकी चीज़ को नकारा बनाने के लिए फ्रॉड एट द नेम ऑफ प्राइज, लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं कि आपका इतना इनाम निकला है, उसके ज़रिए फ्रॉड करते हैं। दैट इज़ आल्सो ये साइबर क्राइम के मद में आता है। आगे हरासमेंट, किसी को हरासा करना, टू एनॉय अगेन एंड अगेन, किसी को बार बार तंग करना। डाटा ब्रीच, डाटा चोरी कर लिया जाता है आफ्टर हैकिंग, ये भी एक साइबर क्राइम है। आइडेंटिफाई फ्रॉड, आइडेंटिफाई फ्रॉड जो है ये किया जाता है इस पर। और काजेज़ ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम की वजूहत क्या है, ये आगे डिस्कस करेंगे। साइबर क्राइम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम है किस हद तक है। आगे केसेस रेशो इन पाकिस्तान, केसेस रेशो क्या, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट 2016, ये जो इसको रोकथाम के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। आगे मेथड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द अटैक, इससे सेव करने के अटैक से क्या क्या तरीके हैं ऑफ द क्रिमिनल ऑफ साइबर क्राइम। तो व्हाट्सएप सिक्योरिटी, फेसबुक सिक्योरिटी और सोशल मीडिया। तो नेक्स्ट हम कंक्लूजन ऐड करेंगे कि हम सिक्योरिटी के ज़रिए से बच सकते हैं। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन एक दो पॉइंट्स की थी, वो देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्ट था ये क्या था, बेसिकली इन 2016 द नेशनल असेंबली इन एक्टेड प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट PECA to provide a comprehensive legal framework to define various kind of electronic crime mechanism for इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड एडजुडिकेशन इन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसने मुकम्मल एक सेट दिया 2016 में, जिसमें ये मुकम्मल तौर पर एक लीगल फ्रेमवर्क दिया इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ऐसे कोई मुकदमा अगर सामने आता है, कोई ऐसा वाक़या सामने आता है, प्रोसिक्यूशन उसकी मुकदमाबाजी किस तरह करनी है, आगे एडजुडिकेशन और उसका किस तरह फ़ैसला करना है। और इसके जो 14वां पॉइंट है सोशल मीडिया जिसे हमने डिस्कस, वो उसकी एक्सप्लेन है। साइबर क्राइम ऑन सोशल मीडिया इंक्लूड रोमांस स्कैम्स वेयर फेक अकाउंट है यूज टू ग्रो माई विक्टम। तो नेक्स्ट हमारे पास ये 4 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन थी। तो ये हमारे आज के 4 ही इसमें डिस्कस होंगे, 5वां नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर बड़ा हो चुका है। तो ये हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ।